हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। बेसिकली अकाउंट्स के प्रैक्टिकल जो कि 20 मार्क्स का है, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रैक्टिकल फाइल जो कि 4 मार्क्स की है, वाइवा क्वेश्चंस जो कि सेम 4 मार्क्स के हैं, और रिटन टेस्ट जो कि 12 मार्क्स का है। आज के इस टॉपिक में हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल फाइल की, तो प्रैक्टिकल फाइल 4 मार्क्स की है जो कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो एक एग्जामिनर का होता है वो प्रैक्टिकल फाइल के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होता है। प्रैक्टिकल फाइल जो कि 4 मार्क्स की है वो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। अब हम डिस्कस करेंगे वाइवा क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और पूछ भी रहा है, और वो रिटन टेस्ट के क्वेश्चंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिस्कस करें रिटन टेस्ट, तो बेसिकली जो रिटन टेस्ट है वो 1 आवर का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली 2 ही चैप्टर्स में से प्रेफर किए जाते हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। एक क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स का होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आएगा, और एक क्वेश्चन जो कि रेशियो एनालिसिस का होगा वो भी 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब कैसे क्वेश्चंस रिटन टेस्ट में प्रेफर किए जाते हैं ये डिस्कस करने से पहले बता दें कि कुछ क्वेश्चंस इंटरनल एग्जामिनर जो आपका इंटरनल टीचर है वो प्रेफर करेगा, और कुछ क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जामिनर अपनी तरफ से प्रिपेयर करके लेकर आएगा। फिर दोनों ही टीचर, जो आपका स्कूल टीचर है और जो एक्सटर्नल टीचर है, दोनों उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। वो क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जामिनर के अपने खुद के भी हो सकते हैं, या फिर आपके टीचर के सजेस्ट किए गए क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन इतना कंफर्म है कि बोर्ड की तरफ से यही कहा गया है कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और दोनों ही कंपल्शन में आएंगे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में से कैसा क्वेश्चन प्रेफर किया जाएगा और रेशियो एनालिसिस में से कैसा क्वेश्चन रिटन एग्जाम के लिए प्रेफर किया जाएगा। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क का डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा। फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है।
आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बता दें आपको और भी बेनिफिट्स आप अवेल करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो आपको अनअकैडमी की प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस रखे जाते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के डाउट लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका सारा ही सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी कंटेंट कवर होगा सारा ही सिलेबस, उसके रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे और एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के लिए ये कुछ प्राइजेस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्राइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। सो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो आपको पता ही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ओवरऑल 6 मार्क्स कैरी करेगा आपके रिटन एग्जाम में और 6 मार्क्स ही कैरी करेगा आपके फाइनल रिटन एग्जाम में। सो इसीलिए आपको सजेशन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी और फाइनल एग्जाम्स के लिए भी। आपको पता ही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर 6 मार्क्स का आएगा तो वो कंप्लीट क्वेश्चन होगा, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा और साथ में आपको मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट्स दी जाएंगी। और वो 3 एडजस्टमेंट्स कौन सी होंगी? फर्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, एंड द लास्ट वन इज डिविडेंड ऑन शेयर्स या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यानी तीनों ही एक्टिविटीज में से आपको एक एक एडजस्टमेंट दी जाएगी ताकि एग्जामिनर ये चेक कर ले कि स्टूडेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से आती भी है या नहीं। सो ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं जो कि मोस्ट प्रेफर्ड रहती हैं हर एक एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी। सो इन तीनों ही एडजस्टमेंट्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट्स ही आएंगी, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं दी जाती, ना ही फाइनल एग्जाम में और ना ही प्रैक्टिकल के रिटन एग्जाम में। सो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऑब्वियसली रेशियो एनालिसिस में से पूछा जाता है, तो रेशियो एनालिसिस को बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एग्जामिनर आपको कोई एक रेशियो में से या फिर एक कैटेगरीज में से सारी रेशियो नहीं देगा, वो कॉम्बिनेशन में से रेशियो सिलेक्ट करके देगा। यानी आपको ये चारों ही रेशियोज अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक रेशियो लिक्विडिटी में से आ सकती है, एक सॉल्वेंसी में से और एक एक्टिविटी रेशियो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। मेजरली एक एग्जामिनर इन दोनों को प्रेफर करता है और थर्ड रेशियो जो होती है, जो कॉम्बिनेशन में आती है, वो या तो एक्टिविटी रेशियो में से होती है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में से। फॉर एग्जाम्पल, एक जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो 2 तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है। एक जिसमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होती और आपको नॉर्मल रेशियो कैलकुलेट करने को बोला जाता है, और एक ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, एक्चुअल रेशियो का आंसर आपको दिया जाता है लेकिन फाइंड आउट करने के लिए कुछ और ही बोल दिया जाता है। जैसे अगर हम डिस्कस करें ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होती, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स ईच रेशियो। ऐसे ही अगर एक एग्जामिनर मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन को प्रेफर करता है तो हो सकता है आपको वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर दे दे, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने को बोले, डेटर टर्नओवर रेशियो का आंसर दे दे, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करने को बोले। सो ये 2 तरह के क्वेश्चन एक एग्जामिनर प्रेफर करता है और अब तक जितने भी रिटन एग्जाम हुए हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस प्रेफर किए गए हैं। सो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो ये हमारे थे रिटन एग्जाम के मोस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चन जो हर बार के एग्जाम में हमने ऑब्जर्व किए।
स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें वाइवा क्वेश्चंस, सो ये है हमारे पास कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चंस जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हर बार स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आपका वाइवा कंडक्ट होता है तो टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि आपका स्कूल टीचर जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ ही होता है। जैसे आप क्लास में एंटर करते हो तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को स्कूल टीचर बता देता है कि ये स्टूडेंट किस लेवल पे परफॉर्म करता है, इसको कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। हार्ड लेवल के क्वेश्चन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, और जो बिलो द एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर हम बात करें वाइवा क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे आपके प्रोजेक्ट फाइल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा, और वो प्रोजेक्ट फाइल को डेप्थ में स्टडी नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। वो डायरेक्टली ओवरऑल क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट किसके बारे में है, कौन सा टॉपिक है आपके प्रोजेक्ट का, आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, रीजन क्या है उसका, जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया वो कौन सी कंपनी के ऊपर बेस्ड है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, इसका ऑनर कौन है, इसके शेयर्स में पब्लिक का शेयर है, प्राइवेट का शेयर है, शेयर्स लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड है। यानी आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने खुद प्रिपेयर किया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं प्रिपेयर किया या फिर प्रिपेयर करवाया है तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको हो जानी चाहिए, इसलिए अपनी प्रोजेक्ट फाइल को डेप्थ में स्टडी कर लीजिए। लास्ट में कंक्लूजन आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आप कंपनी को कोई सजेशन देना चाहते हो तो क्या सजेशन दोगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ रेशोज डिस्कस करनी पड़ती हैं, तो वो रेशोज के बारे में भी पूछ सकते हैं। सो एक दो क्वेश्चन तो आपके प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर बेस्ड होंगे। एक्सटर्नल एग्जामिनर मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस होने चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक एक्सटर्नल एग्जामिनर 4 to 5 क्वेश्चंस ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन होगा वो आपकी स्टडी बेस्ड होगा, जो आपने स्टडी की क्लास 11th और क्लास 12th में। उसके ज्यादा क्वेश्चंस क्लास 11th में से होंगे, क्योंकि वो आपका बेस चेक करना चाहता है, और कुछ क्वेश्चंस उसके क्लास 12th में से भी होंगे। सो आइए अब हम देख लेते हैं कि क्लास 11th के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक डिटेल में करके जाने हैं, क्योंकि क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रेफर्ड टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनर पूछता ही है। सो ये है हमारे पास क्लास 11 और क्लास 12 के ऐसे कुछ मोस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर हम क्लास 11th की बात करें तो कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ एक दो जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस में बेसिक इंफॉर्मेशन, या फिर कुछ डिफरेंसेस वो आपसे पूछ सकता है। इसको अभी हम डिटेल में बताएंगे। ऐसे ही क्लास 12th के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से ही पूछे जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। अगर हम क्लास 11th के टॉपिक से स्टार्ट करें तो पहला जो टॉपिक एक एग्जामिनर के लिए होता है वो है कुछ बेसिक टर्म्स जो कि एक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी या अकाउंट्स क्या होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है, गुड्स, बैड डेट, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेटर और क्रेडिटर कौन होते हैं, गेन और प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, अमॉर्टाइजेशन किसको बोलते हैं, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, सॉल्वेंसी या फिर इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है। ये सारे वीडियोस हमारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, रेशियो एनालिसिस या फिर क्लास 11th की बेसिक टर्म्स, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। रिटन एग्जाम से पहले आप उनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट
टॉपिक हमारे पास आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कौन से बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है। बेसिकली दो ही मेन टाइप्स होते हैं अकाउंटेंसी को रिकॉर्ड करने के। फर्स्ट इज कैश बेसिस और सेकंड इज एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कैश से रिलेटेड होती हैं, यानी कैश आया या फिर कैश गया वो रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग बेसिस है जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड होती हैं, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कैश रिसीव नहीं हुआ लेकिन फिर भी उनको रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पैसा नहीं इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जो आप 11th में करके आए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो ही सिस्टम्स होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वन साइडेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी डेबिट वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और क्रेडिट वाली नहीं होती, या फिर क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है लेकिन डेबिट वाली नहीं होती। ये सिस्टम पहले प्रेफर किया जाता था लेकिन अब इसको प्रेफर नहीं किया जाता। राइट नाउ डबल एंट्री सिस्टम को प्रेफर किया जाता है जिसमें दोनों ही अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनको हम डबल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या फिर ड्यूल एस्पेक्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यह सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिकली 14 to 15 प्रिंसिपल्स आपको करवाए जाते हैं क्लास 11th में, लेकिन सारे प्रिंसिपल्स आपको डिटेल में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर बार एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछता है, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या है, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ये सारे ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो एक एग्जामिनर हर बार पूछता ही है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक का आंसर इंग्लिश में ही देना है। हिंदी भी प्रेफर की जा सकती है अगर आप कोई चीज़ हिंदी में बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जज किया जाएगा। लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ करते हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि सीबीएसई कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आपको नहीं कर रहा है जज, आपको आपकी राष्ट्रभाषा भी प्रेफर करनी पड़ सकती है। सो ये ना हो कि आप इंग्लिश प्रेफर करने की हड़बड़ी में गलत आंसर दे दो। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है कुछ जर्नल एंट्रीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री, ड्राइंग ऑफ कैश एंड विड्रॉइंग ऑफ गुड्स, डिपॉजिट की एंट्री, जीएसटी जो कि लेटेस्ट है, इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास 11th में से ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको पूछा जाएगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, कब प्रिपेयर होता है, कौन से डेट को होता है, और क्या इसका मैचिंग होना ज़रूरी है। अगर ये मैच नहीं होता, जैसे कि आपको पता है ट्रायल बैलेंस लास्ट में मैच किया जाता है, अगर ये मैच नहीं होता तो क्या अकाउंट यूज़ किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट, और वो क्यों यूज़ किया जाता है सस्पेंस अकाउंट। सो ऐसे ही क्लास 11th का जो लास्ट टॉपिक आपसे हो सकता है वो है डिफरेंसेस। कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने 11th में बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो आपने 12th में प्रिपेयर किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या है, डेबिट नोट कब प्रिपेयर होता है, क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर होता है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। सो ये क्लास 11th के बेसिक वाइवा क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्लास 12th के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा ही वाइवा के लिए। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपने शेयर भी कर दिया है, लाइक भी कर दिया है। अगर नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक भी और शेयर भी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है 12th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस जो कि आपके रिटन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वाइवा क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता है
कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है, तो वो कोई भी एग्जाम्पल देकर आपको पूछ सकता है कि ये कौन सी एक्टिविटी का आंसर है। जैसे कमीशन रिसीव्ड, सैलरी पेड, कैश सेल्स, ये कौन सी एक्टिविटी है। सो आपको बेसिकली इन सभी एक्टिविटीज को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। सभी वीडियोस कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इन डेप्थ में नॉलेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक गिवन है, जाकर जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में आपको कुछ ट्रिक्स बताई गई हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो कहां से होता है, पैसा कहां से उनको मिलता है। कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रॉयल्टी, कमीशन, इनकम टैक्स रिफंड। और वहीं पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल कंपनीज की, तो उनके लिए इनफ्लो कहां से होता है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसे ही आउटफ्लो कहां से होता है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। कैश परचेजेस, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज, रेंट, रॉयल्टी पे करना। ऐसे ही इनकम टैक्स पेड। फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए आउटफ्लो कहां से होता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिविडेंड्स, डिबेंचर्स। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली एक बिजनेस की वो एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना, लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना, ये सब कैश का आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो भी होता है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स जो परचेज की थी उनको सेल कर देना, लॉन्ग टर्म पैसा जो इन्वेस्ट किया था उनको सेल कर देना, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव करना, रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे देना, ये सब आपको पता होना चाहिए और इनका ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए। जैसे जितने भी इनफ्लोज हैं वो आपको प्लस करने होते हैं और जो भी आउटफ्लो हैं वो आपको माइनस करने होते हैं। इसी तरह जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसका ट्रीटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां पर ट्रीट किया जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, ये इनफ्लो और ये आउटफ्लो। इसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। विद ट्रीटमेंट प्लस की जाएगी या माइनस की जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाता, जिनको हम कैश फ्लो मानते ही नहीं है। जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट करना, बैंक में से कोई अमाउंट विड्रॉ करना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को परचेज करना या फिर सेल करना, इनको हम कैश फ्लो मानते ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ से पैसा बढ़ता है और एक तरफ से कम हो जाता है अमाउंट। ऐसे ही कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कंसीडर नहीं होता, यानी वो ना ही इनफ्लो है ना ही वो आउटफ्लो है। जैसे डेप्रिसिएशन, अमाउंटाइजेशन, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, इसमें कैश इन्वॉल्व होती ही नहीं है। इन प्रीवियस ट्रांजैक्शन में कैश तो इन्वॉल्व है लेकिन हम इसको कैश फ्लो नहीं मानते। ये ट्रांजैक्शंस इनमें कैश इन्वॉल्व होती ही नहीं है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं। सो ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिटन एग्जाम के लिए, वाइवा क्वेश्चंस के लिए और फाइनल एग्जाम्स के लिए, वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जैसे कि आपको पता ही है 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। इसमें से भी वाइवा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको डिफरेंट रेशियोज के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। करंट रेशियो क्यों कैलकुलेट की जाती है, ये क्या इंडिकेट करती है। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होती है, ये क्यों कैलकुलेट की जाती है, इसको कैलकुलेट करने से क्या पता चलता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके साथ ही रेशियोज के फॉर्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कंपोनेंट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का,
इसका फॉर्मूला बता दीजिए। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, यानी फॉर्मूला के फर्दर फॉर्मूलाज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आइडियल रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ रेशियोज के आइडियल रेशियोज दिए गए हैं, यानी बेस्ट रेशियोज। जैसे करंट रेशियो की अगर बात करें तो उसकी आइडियल रेशियो 2:1 है। क्विक रेशियो की बात करें तो उसकी आइडियल रेशियो 1:1 होनी चाहिए। ऐसे ही और भी 2-3 रेशियोज हैं जिनके आइडियल रेशियो आपको पता होनी चाहिए। सो रेशियो एनालिसिस में आपको इतना रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। इसमें बेसिकली जो एक एग्जामिनर पूछता है वो क्या होता है, हेड्स एंड सब हेड्स। आपको कोई भी हेडिंग दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका हेड और सब हेड बताइए। जैसे प्रपोज डिविडेंड कहां पर आते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड कहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये एसेट है, लायबिलिटी है, या फिर कौन सी आइटम है, इनकम एक्रूड, मैच्योर्ड डिविडेंड, ये सब आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। और इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं। इन डेप्थ में आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हमने पूरा क्लियर कट बताया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये इनके मेन हेड्स हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम्स, तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगा। फिर ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, तो आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि सैलरी, बोनस, ये कहां पर रिकॉर्ड होता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां पर आएगा, फाइनेंशियल कॉस्ट के अंडर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कहां पर आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमाउंटाइजेशन के अंडर। तो इनके हेड्स और सब हेड्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिनमें हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हेड्स और सब हेड्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो बैलेंस शीट में से होंगे। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ये इनके मेन हेड्स हैं। फिर उनके अंडर सब हेड्स हैं, जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी के ये सब हेड्स हैं, तो आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको डिटेल में रिवाइज कर लेने चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस शीट की एसेट साइड्स। एसेट साइड को हम बेसिकली 2 सब हेड्स में, मेन हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, फिर उनके सब पार्ट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिर उनके सब पार्ट्स हैं। ऐसे काफी सारे हेड्स और सब हेड्स हमें गिवन है, जो कि आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने चाहिए। लास्ट में कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों प्रिपेयर की जाती है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में आपको बताया कि फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, वाइवा और रिटन एग्जाम्स के लिए कौन से टॉपिक्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एग्जामिनर हर स्टूडेंट से पूछ रहा है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपके फाइनल एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, रिटन एग्जाम की भी और वाइवा की भी, यानी एक तीर 3 निशाने हो जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो सारे लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनको आप जाकर देख सकते हैं।